गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपके सामने फिर एक बार आपके साइंस सब्जेक्ट का लेसन 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्या नाम है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस जिसका मतलब है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ जीव। जीव का मतलब हुआ बच्चों जिनमें जीवन होता है, जिनमें उनकी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में तो सबसे पहले बच्चों रिप्रोडक्शन है क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होनी है। तो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक के जीवन को जीने में जो भी समय बीतता है बच्चों, वो एक ऑर्गेनिज्म का जो है जीवन काल, लाइफ स्पैन कहलाता है। तो जब जन्म जो है शाश्वत सत्य है बच्चों, तो मृत्यु भी शाश्वत सत्य है। तो हमें अपने ही जैसे जीवों को उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए जो है रिप्रोडक्शन या प्रजनन करना आवश्यक होता है। अर्थात प्रत्येक जाति अपने ही समान जीवों को जन्म देकर अपनी जाति की जो है निरंतरता को बनाए रखती है बच्चों, इसी को हम प्रजनन कहते हैं। इसीलिए प्रजनन की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक तो मृत्यु है तो संख्या कम होगी और जन्म होता रहेगा तो संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। अर्थात एक निश्चित संख्या जो है वो पृथ्वी पर जीवों की बनी रहेगी। दूसरा, हर स्पेसिफिक स्पीसीज जो होती है वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करके अपनी ही जाति की निरंतरता को बनाए रखती है बच्चों। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है बच्चों रिप्रोडक्शन में बच्चों जीव क्या करते हैं, अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपनी जीवों की संख्या को, अपनी जाति के जीवों की संख्या को निरंतर बनाए रखते हैं। इसमें कुछ एक जैसे बच्चों आप जानते हैं पौधों में चीड़ का जो पेड़ है ये लगभग जो है 4000 वर्ष पुराना जो है। तो इसकी जो लाइफ स्पान है वो काफी लंबी होती है। इसी तरह कछुआ भी जो है लगभग 150 ईयर्स तक जी सकता है, तो उसकी भी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ जो है 90 से ज्यादा बहुत कम ही जो है लोग जी पाते हैं बच्चों। तो अर्थात इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्रजनन हम इसीलिए करते हैं कि हम अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करें और अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखें। अब बच्चों ये चैप्टर 7 है, तो इसीलिए बच्चों जनन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक जनन के द्वारा जो है माता पिता के गुण उनके अपनी संतति अपने बच्चों में जाते हैं और इस प्रकार से गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरण होता रहता है बच्चों। इसके अलावा जो है बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब प्रजनन क्रिया होती है और प्रजनन क्रिया में कुछ ऐसे जो है विभिन्नताएं आ जाती हैं जिससे सर्वथा एक नई जाति की उत्पत्ति होती है जो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होती है। तो प्रजनन में ये भी संभव होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है कि प्रजनन के मूल तत्व है क्या। ये प्रजनन क्रिया जो होती है उसमें कैसे माता पिता के गुण उनके अपने बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। तो इसके लिए आप ये समझिए
कि माता पिता के गुण उनके अपने बच्चों में जो है आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने के लिए बच्चों एक जो है पदार्थ पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ, उसको हम डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है बच्चों। ये डीएनए जो होता है इसके अंदर जो है एक शारीरिक संरचना का बच्चों ब्लूप्रिंट होता है, जिसके द्वारा जो है माता पिता से गुण जो है उनके अपने संतति अपने बच्चों में जाते हैं। दूसरा बच्चों, ये जो आपकी रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, इसमें सेल डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन कोशिका का विभाजन, आप सभी जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के मध्य में जो केंद्रक पाया जाता है बच्चों, उस केंद्रक में जो है डीएनए क्रोमेटिन नेटवर्क जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स के धागे नुमा संरचना पाई जाती है बच्चों। जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही धागे नुमा संरचना जो है ये क्रोमोसोम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, में परिवर्तित हो जाती है और कोशिका विभाजन में भाग लेती है। कई प्रवस्थाओं के बाद, कई स्टेजेस के बाद कोशिका विभाजन के जो है वो डॉटर सेल्स या संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, और डीएनए जो है ये क्रोमोसोम्स में जो जीन्स पाए जाते हैं उन जीन्स में डीएनए होता है बच्चों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो जनन का मूल तत्व है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित करने का कार्य हमारे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में उपस्थित, डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में होता है, और क्रोमोसोम्स में जीन्स पाए जाते हैं, उन जीन्स में डीएनए होता है बच्चों। तो ये जीन्स ही जो है निश्चित गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों, इन जीन्स में जो कॉम्बिनेशन होता है, इन जीन्स का कॉम्बिनेशन बदल जाता है। जब कॉम्बिनेशन बदल जाता है तो जो नई संतति उत्पन्न होती है बच्चों, वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होती है। इसी को हम जो है विभिन्नताएं या वेरिएशन कहते हैं। जो ये विभिन्नताएं होती हैं बच्चों, ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है उपार्जित और एक होती है वंशागत। तो जो वंशागत होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है बच्चों, लेकिन जो उपार्जित होती है, वो उपार्जित विभिन्नता जो होती है वो वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार जो शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं, उनको हम उपार्जित जो है विभिन्नताएं कहते हैं। 10th क्लास, ये देखिए ये चैप्टर 7 है। सबसे पहले हमने अभी आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया, प्रजनन क्या है? जब जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देता है, उसे हम जनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं बच्चों। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? एक तो जीवों को जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है बच्चों। दूसरा, किसी जीव द्वारा अपने ही समान लक्षण वाले जीव उत्पन्न करने के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। तीसरा, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण इस प्रजनन के द्वारा होता है बच्चों। चौथा, जनन द्वारा कभी कभी संतान जो है वो अपने माता पिता से भिन्न होती हैं, जिन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं, और ये विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार है। जो हमारे पूर्वज थे, आज हम वो नहीं है बच्चों। आज जो हम हैं वो आने वाली पीढ़ी में हमारे वो कैरेक्टर्स, वो गुण दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार से विभिन्नताएं ही जैव विकास के का आधार बनती हैं। उसी तरह से इवोल्यूशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं के कारण जो है बच्चों होता रहता है। अब ये जनन जो होता है ये क्यों होता है, इसका मूल तत्व है क्या? तो आनुवंशिक पदार्थ जिसको हम डीएनए कहते हैं बच्चों,
ये जो है नई पीढ़ी का अपने माता पिता के समान, क्योंकि डीएनए पदार्थ जो है ये माता पिता के समान ही जो है बच्चों में भी पाया जाता है, तो इसीलिए जो है बच्चे अपने माता पिता के समान ही होते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ द्वारा नई पीढ़ी का अपने माता पिता के समान होना, इसी का लक्षण है। ये आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए के द्वारा ही होता है। दूसरा बच्चों, जो डीएनए है ये क्या है? ये जीवों की शारीरिक संरचना का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कैसा नया जीव होगा ये कौन तय करता है? ये डीएनए ही तय करता है। तो नेचुरली डीएनए में जो गुण होंगे वो अपने माता पिता के ही होंगे, क्योंकि वो माता पिता के शरीर में पाया जाता है। तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी जो है काफी कुछ अपने माता पिता के गुणों को ही जो है पाती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तीसरा बच्चों, डीएनए जो है, डीएनए कैसे जो है गुणों को हस्तांतरित करता है? तो डीएनए की जो है ये कोशिका के केंद्रक में जो केंद्रक, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक में डीएनए होता है। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं बच्चों, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, उनमें डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के गुणसूत्र में डीएनए बच्चों पाया जाता है। अब डीएनए जो है जब विभाजन प्रारंभ होता है बच्चों, तो विभाजन से पहले एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं अंतरावस्था या इंटरफेस, जो रेस्टिंग स्टेज होती है। तो विभाजन से पूर्व इंटरफेस में जो गुणसूत्र होते हैं ये धागे नुमा संरचना के रूप में, वो धागे नुमा संरचना पतली और छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। जब विभाजन प्रारंभ होता है तो ये धागे नुमा संरचना जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और ये अपने अपने पेयर बनाकर जो है विभाजन की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। कई स्टेजेस में विभाजन होता है बच्चों, जैसे ये इंटरफेस है। सबसे पहले स्टेज आती है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। और टेलोफेज के बाद जो है इंटरफेज आती है। तो 4 फेजेस के बाद जो स्टेज आती है वो इंटरफेज या अंतरावस्था होती है। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो ये 4 फेजेस, 4 प्रवस्थाएं हैं, इनमें कोशिका का विभाजन होता है। और जो है अंत में टेलोफेज में आके जो है मदर पेरेंट से जो है वो डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विभाजन से पूर्व इंटरफेस में गुणसूत्र कैसे होते हैं? छोटे और पतले धागे नुमा होते हैं। जब कोई विभाजन प्रारंभ होता है तो ये छोटे छोटे गुणसूत्र के रूप में अपने अपने पेयर्स में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद बच्चों परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन डीएनए में होता है बच्चों। तो क्यों? जब किसी वातावरण में, वातावरणीय कारकों में जब परिवर्तन होता है बच्चों, तो वातावरणीय कारकों के परिवर्तन के कारण डीएनए की संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। और डीएनए की संरचना में जब परिवर्तन होता है, डीएनए की किसकी संरचना? माता पिता के डीएनए की संरचना में जब परिवर्तन होता है बच्चों, तो आने वाली पीढ़ी जो है उसमें भी परिवर्तन या विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। कैसे होता है? वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ, वातावरणीय कारकों के परिवर्तन के कारण माता पिता के जीन्स में जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसमें बच्चों परिवर्तन हो जाता है। उसमें परिवर्तन के कारण आने वाली पीढ़ी में परिवर्तन होता है। और आने वाली जो पीढ़ी होती है बच्चों, उसके परिवर्तन को ही हम विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन। माता पिता से भिन्न जो संतान होती है उसको हम वेरिएंट कहते हैं, विभिन्नताओं के द्वारा उत्पन्न संतान। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो होता है उपार्जित, जो केवल वातावरणीय कारकों के कारण परिस्थितियों वश अगर शरीर में कुछ विभिन्नताएं हो जाती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। ये परिवर्तन, इनको हम उपार्जित परिवर्तन कहते हैं। दूसरा वंशागत होता है। ये वो परिवर्तन होता है बच्चों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम वंशागत विभिन्नताएं
कहते हैं बच्चों। 10th क्लास, ये देखिए, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवों में जो जनन है बच्चों, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जैसा कि नाम है अलैंगिक जनन। जिस जनन में लैंगिक अंग जो है भाग नहीं लेते हैं, उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें कोई भी जो है आपके सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होता है बच्चों। जीव के शरीर के किसी भाग के द्वारा जो है नए जीव की उत्पत्ति अदर देन सेक्सुअल फ्यूजन जो है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन जो है, जिसमें संतान जो उत्पन्न होती है बच्चों, वो पूर्णतः अपने माता पिता के समान होती है तथा उसमें जो है विभिन्नताएं प्राय नहीं के बराबर पाई जाती हैं। ये जो अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों, कई प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला एक है विखंडन। विखंडन जैसा कि नाम से ही है, फ्रेगमेंटेशन, टूटना, खंडों में या टुकड़ों में टूटना। तो ये विखंडन भी 2 प्रकार का होता है। एक, जब कोई भी जीव 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, उसको हम द्विविखंडन कहते हैं, जैसे अमीबा या पैरामीशियम। ये देखिए बच्चों, ये अमीबा का हमने सिंपल सा चित्र बनाया है। इसका केंद्रक जो है ये लंबा होकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है और एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के जनन को हम विखंडन कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों बहुविखंडन। बहुविखंडन में जैसे ये उदाहरण है स्पायरोगायरा में या यूलोथ्रिक्स में, इसमें जो जीव है जो है वो कई भागों में बंट जाता है। या जो है कोई भी यूलोथ्रिक्स वगैरह में ये होता है बच्चों कि अनफेवरेबल कंडीशन जब आती है तो केंद्रक जो है वो कई भागों में मल्टीप्लाई करके जो है विभक्त होता रहता है कोशिका के अंदर ही, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये वॉल इसकी रप्चर हो जाती है और ये जो अंदर आपके जीव होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं, वो कई जो है पूरे वातावरण में फैलकर कई सारे खंडों में विभक्त हो जाते हैं। इसका बहुत से उदाहरण है बच्चों। तो जैसे स्पायरोगायरा में भी जो है ये स्पायरोगायरा का शरीर जो है वो कई टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और हर टुकड़ा एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से बहुविखंडन वो अलैंगिक जनन है जिसमें एक जीव के, और ये मुख्यतः बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें जीव पूर्ण वृद्धि करके जो है कई खंडों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों मुकुलन, या जिसको कहते हैं बडिंग। 10th क्लास, हमने आपको बताया अलैंगिक जनन जो है बच्चों ये बहुत प्रकार से होता है। तो विखंडन हम आपको बता चुके हैं, जिसके अंतर्गत द्विविखंडन और बहुविखंडन था। फिर मुकुलन, इसमें क्या होता है कि जो मातृ कोशिका होती है उसके पार्श्व से जो है एक बड के रूप में जो है बड निकल आती है, जिसको हम मुकुल कहते हैं। जैसे ये है, ये बड निकल आती है और ये बड अलग होकर एक नए जीव के रूप में जो है वो कार्य करने लगती है। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बडिंग या मुकुलन कहते हैं। एक से अधिक बड्स भी बन सकते हैं और वो सभी बड जो है वो शरीर से अलग होकर एक जीव के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं। तीसरा है बच्चों खंडन। ये भी आपका विखंडन की तरह से है कि बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करके उसके शरीर के कई खंडों में विभक्त हो जाता है और हर खंड में केंद्रक की थोड़ी थोड़ी मात्रा, क्योंकि विभाजन केंद्रक में ही होता है बच्चों, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो जब आपका केंद्रक विभक्त होता है और जितने खंडों में ये बढ़ता है उतने सभी खंडों में यदि केंद्रक उपस्थित होता है तो हर खंड एक नए जीव के रूप में वातावरण में उपस्थित हो जाता है। इसका उदाहरण बच्चों स्पायरोगायरा या यूरोथ्रिक्स है, जिनके शरीर के कई भाग हो जाते हैं और हर भाग एक नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों इस बीजाणुओं द्वारा, या स्पोर्स भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बीजाणु जो है, ये केंद्रक जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में बच्चों जो है
बार बार मल्टीप्लाई करके बहुत सारे केंद्रकों में विभक्त हो जाता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये बॉल फट जाती है, और ये सभी जो केंद्रक हैं ये हवा में, इनको बीजाणु कहते हैं, ये सभी बीजाणु जो है ये हवा में फैल जाते हैं, और हर बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में एक नए जीव के रूप में उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों जो है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक प्रवर्धन। ये काफी बड़ा है क्योंकि इसमें कई प्रकार से जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है नए पौधों, नए जीव की उत्पत्ति होती है बच्चों। तो इसको हम आपको ये रब करके जो है अलग से केवल कायिक प्रवर्धन के बारे में ही समझाएंगे कि उसके कितने प्रकार जो है होते हैं, जिससे हम नए नए वैरायटी ऑफ जीव और पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। बच्चों, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें पौधे के किसी भी भाग के द्वारा अदर देन उसके जो है सेक्सुअल पार्ट के अलावा पौधे के किसी, जैसे पुमंग और जायांग जो है इसके स्त्रीलिंग और केसर आपके जो है पुरलिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, तो उनको छोड़कर अदर देन पार्ट्स, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इसके द्वारा जब नए पौधे की उत्पत्ति होती है उस प्रकार के पौधों के उत्पादन को हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों कहते हैं। वेजिटेटिव जैसा कि नाम है, अदर देन सेक्सुअल पार्ट, जो है पौधे के किसी भी अंग से जो है नए पौधे का निर्माण, वो अंग जड़ भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, तो किसी भी पार्ट के द्वारा जो है नए पौधे की उत्पत्ति कायिक जनन कहलाता है बच्चों। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है कृत्रिम या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। आइए हम इसके बारे में समझते हैं। 10th क्लास देखिए, ये अलैंगिक जनन का 5वां जो प्रकार है वो है कायिक जनन, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये कई प्रकार से होता है बच्चों। इसमें हमने आपको बताया कि जनन अंगों के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति जो है वो कायिक जनन कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन जिसमें जैसे सतावर, शकरकंद और कंद, प्रकंद, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। ये सभी जो है इसमें पौधे के कायिक अंगों में जो कलिकाएं विकसित हो जाती है, कलिकाएं अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। और ये प्रक्रिया जो प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये प्रकृति में स्वतः ही होता रहता है, तथा इसमें जो जनन अंग होते हैं उनमें खाद्य पदार्थ संचित होता रहता है, जैसे आलू है, अदरक है, बंडा है, ऐसे बहुत से प्रकार हैं जो हमारे कायिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बच्चों कृत्रिम, ये इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें मनुष्य अपने उपयोग के लिए अच्छे से अच्छी जाति के पौधों को विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके जो है उत्पन्न करता है। मुख्यतः ये 4 प्रकार के जो है कृत्रिम जो है कायिक जनन होता है बच्चों। पहला है कलम लगाना। इसमें क्या करते हैं कि जो अच्छी वैरायटी के पौधे होते हैं उनकी तनों को, जिनमें कलिकाएं भी होती हैं बच्चों, उनको काट कर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अलग अलग जो है जमीन पे लगा दिया जाता है, और उनको प्रॉपर खाद और पानी देने पर जो है उनसे नए पौधे जो है उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गुलाब है, गुड़हल है, कैक्टस आदि जो है ये कलम लगाना या जिसको हम कटिंग कहते हैं, इस विधि के द्वारा जो है वह अच्छी वैरायटी के जो है पौधों को उत्पन्न किया जाता है। दूसरा बच्चों दाब लगाना है, जिसमें हम लेयरिंग कहते हैं। ये बेला, चमेली, कनेर आदि के पौधों में इसमें पौधे की किसी भी शाखा को जो है वो झुकाकर नम मिट्टी में दबा दिया जाता है, और उसको प्रॉपर खाद और पानी देते रहने से कुछ ही समय में जो शाखा मिट्टी में दबी हुई थी उसमें जड़ आदि निकल जाती हैं, और उनको आप काट के अलग जो है रोप सकते हैं। इस प्रकार से जो हम दाब लगाकर नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं।
तीसरा बच्चों गूटी बांधना होता है। इसमें क्या होता है कि पौधे की किसी भी, चूंकि बड़े बड़े पेड़ों में ये जो है गूटी बांधी जाती है, तो उन पौधों को दबा के भूमि में रखना और झुका के भूमि में दबाए रखना आसान नहीं होता है। तो उस प्रोसेस के लिए जो है गूटी बांधने का जो है कृत्रिम उपयोग किया जाता है। इसमें पौधे की किसी भी शाखा को छील दिया जाता है, उसमें खाद युक्त मिट्टी लगाकर उसमें टाट को लपेट दिया जाता है। और पानी के लिए बच्चों जो है पेड़ पर एक जो है छोटा घड़ा बांध दिया जाता है, जिसमें छेद कर दिया जाता है और धीरे धीरे पानी जो है इस बंधे हुए हिस्से पर गिरता जाता है और जो है कुछ समय के बाद उस हिस्से से जड़ें आदि निकल जाती हैं, फिर उसको काट कर हम अलग रोप सकते हैं बच्चों। तो इस प्रोसेस को हम गूटी बांधना कहते हैं, जिसमें हम पौधे की किसी भी शाखा को जो है छील कर और उसको खाद युक्त जो है लेप लगाकर, खाद युक्त मिट्टी का लेप लगाकर उसको टाट से चारों ओर बांधकर प्रिजर्व रख लेते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार के कोई बाहरी विषाणु या जीवाणु जो है अटैक ना कर सके। नेक्स्ट बच्चों चौथा है पेबंद लगाना, या जिसको रोपण भी कहते हैं, ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें अच्छी किस्म के पौधों को उत्पन्न करने के लिए किसी भी घटिया किस्म के पौधे को तिरछा काट लेते हैं। उस तिरछे कटे हुए घटिया किस्म के पौधे को हम स्कंद कहते हैं, और उत्तम जाति के पौधे को कि तने को भी जो है तिरछा काट के जिनको हम स्वान कहते हैं, इनको जो है एक दूसरे पर रोपित कर दिया जाता है और उनके चारों ओर मोम का लेप लगा दिया जाता है, ताकि जो है उसमें जो है किसी प्रकार का कोई संक्रमण आदि ना हो। और कुछ ही समय में जो है हमको नया पौधा, अच्छी किस्म का पौधा प्राप्त हो जाता है, जिसको हम ग्राफ्टिंग या पेबंद लगाना कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका अलैंगिक जनन के जो है 5 प्रकार हो गए। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये आजकल बहुत प्रचलित है, क्योंकि इससे एक तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है, अच्छी किस्म के पौधों को भी उत्पन्न किया जा सकता है, और अच्छे किस्म के पौधों की वैरायटी को भी बनाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन जो है वो बहुत जो है मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब बच्चों हम जाएंगे लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन पर जाने से पहले बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने जितने भी टाइप्स बताए हैं वे सब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके और भी मित्र ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो के द्वारा इसका फायदा उठा सकें, पढ़ सकें, समझ सकें बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों हम आपको बताते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है। ये देखिए बच्चों, जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में, इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र थे वो अगुणित कोशिकाएं या युग्मक बना लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इसमें अगुणित कोशिकाएं, या इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, युग्मक, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों गैमीट्स, युग्मक बनते हैं। और ये जो गैमीट्स या युग्मक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नर युग्मक, दूसरा होता है मादा, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। और मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं बच्चों, बनता है। और ये जाइगोट बार बार विभाजित होकर बीज का निर्माण करता है, और बीज से फिर पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो प्रजनन क्रिया होती है, जिसमें नर और मादा अगुणित युग्मक मिलकर द्विगणित युग्मनज क्या होता है बच्चों, द्विगणित युग्मनज होता है। युग्मनज होता है द्विगणित, द्विगणित। नर और मादा के मिलने से युग्मनज जो बनता है ये द्विगणित
बनता है जो बार बार विभाजित होकर बीज और फिर नए पौधे का निर्माण करता है। इस प्रोसेस में बच्चों 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स के द्वारा बीज और फल का निर्माण होता है। सबसे पहले बच्चों युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस जिसको कहते हैं बच्चों, नर और मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण, अगुणित हैप्लॉइड जो है गैमीट का निर्माण जो है वो गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाता है बच्चों। ये 2 प्रकार के होते हैं। जब मेल जो है गैमीट बनता है तो उसको हम नर युग्मक जनन क्रिया कहते हैं, और जब फीमेल युग्मक बनता है, गैमीट बनता है, तो उसे मादा युग्मक जनन क्रिया कहते हैं। फूलों में नर युग्मक पुंकेसर होता है जिसमें परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं बच्चों, और मादा युग्मक में फूलों में स्त्री केसर होता है जो इसके अंदर बीजांड होता है। इस बीजांड में बीज पाए जाते हैं और परागकण और बीज के मिलने से ही जो है अंडे का निर्माण होता है बच्चों। दूसरा होता है कि जब गैमीट्स बन जाते हैं तो परागण की क्रिया होती है। परागकणों का परागकोश का ये नर जनन अंग फूलों का पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। परागकोश होते हैं नर जनन अंग पौधे का, और स्त्री केसर का वर्तिकाग्र मादा जनन अंग होता है पुष्प का। तो इस दोनों के परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण की क्रिया अर्थात परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर पर पहुंचने की क्रिया 2 प्रकार से होती है। एक तो स्वपरागण जिसमें सेम एक ही पौधे के फूल के जो है परागकण दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको हम स्वपरागण कहते हैं जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। दूसरा होता है पर परागण जिसमें जो है किसी एक पौधे के परागकण और किसी दूसरे पौधे के स्त्री केसर पर पहुंचने की क्रिया को पर परागण कहते हैं। इसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम वायु भी हो सकता है, वायु में फैलकर परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर पर पहुंच जाए, या जल के माध्यम से भी बच्चे हो सकता है, किसी कीट के पंख पे चिपक कर भी हो सकता है, या किसी जंतु के शरीर पर चिपक कर जो ये परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम बच्चों परागण क्रिया कहते हैं। तीसरा जिसमें होता है निषेचन, जब परागकणों का जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए तो वहां पर पहुंचकर नर और मादा युग्मक, परागकण नर मादा है और स्त्री केसर के बीजांड जो है वो मादा है, तो नर और मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से डिप्लॉइड द्विगणित युग्मनज का निर्माण निषेचन क्रिया कहलाती है। अब निषेचन हो जाता है तो निषेचन में जब बार बार विभाजन होता है बच्चों, तो बार बार विभाजन जब होता है, ये देखिए बार बार विभाजन के द्वारा बीज और फल का निर्माण, बार बार विभाजन के द्वारा फल और बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये लैंगिक जनन जो है, पौधों में जो लैंगिक पार्ट होते हैं वो फूल होते हैं। अब बच्चों हम आपको फूल के बारे में बताते हैं। देखिए 10th क्लास, पौधों में, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों के द्वारा ही होता है। एक फूल में बच्चों 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाह्य दल, जिसको हम सबसे बाहरी कवर जो होता है वो होता है बाह्य दल, जो मुख्यतः हरे रंग का होता है। बाह्य दल के अंदर दल होते हैं जो मुख्यतः 4 या 5 संख्या में होते हैं। इसी तरह से बाह्य दल भी 4 या 5 संख्या में होते हैं जो पुष्पासन के ऊपर स्थित होते हैं। पुष्पासन जिस पर फूल स्थित होता है, पुष्पासन के ऊपर बाह्य दल होता है। बाह्य दल के अंदर बच्चों दल, जो रंगीन पौधों के भाग पाए जाते हैं, उनको जो है वो बाह्य दल के बाद दल होते हैं जो रंगीन कलर के होते हैं।
तीसरा होता है बच्चों पुंकेसर, जिसको हम नर जनन अंग भी कहते हैं। ये पुंकेसर है, देखिए इस पुंकेसर में ये पराग कोश है और ये जो है पुतंतु कहलाता है, जिस पर पराग कोश लगा रहता है, जिसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। पराग कोश को जो है पॉलन एंथर कहते हैं, पराग कोश को एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। मध्य का जो भाग है वो जो है मादा जनन अंग है, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे बच्चों ये बीजांड होता है, मध्य का भाग वर्तिका कहलाता है और ऊपर का ये खुला हुआ भाग जो होता है ये वर्तिकाग्र कहलाता है। इस प्रकार एक फूल में कितने भाग हुए बच्चों? बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। जनन अंग क्या है? जनन अंग इसके जो बच्चों पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों जनन अंग है। ये जनन अंग कहलाते हैं फूल के। ये है नर जनन अंग, नर जनन अंग, और ये है मादा जनन अंग फूलों का। तो इस प्रकार से जो फूलों में निषेचन क्रिया होती है, पराग कोश के अंदर जो पराग कण पाए जाते हैं, ये इनका जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को बच्चों निषेचन क्रिया कहते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि पौधों में किस प्रकार से जो है बीज का निर्माण होता है। 10th क्लास, ये देखिए ये पुष्पीय पादप में निषेचन क्रिया किस प्रकार से हो रही है। 4 जो है ये आपके 5 स्टेप हैं जिसके द्वारा जो है निषेचन क्रिया संपन्न होती है बच्चों। ये पूरा चित्र देखिए, ये स्त्री केसर है जिसके 3 भाग हैं, बीजांड जो है वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो परागकण से सबसे पहले क्या होता है, परागकण जो है ये वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और वर्तिकाग्र पर आकर यहाँ के रस को जो यहाँ पर सिक्रीशन होता है उसको अवशोषित करके फूल जाते हैं। और फूलने के बाद बच्चों जो है ये एक नलिका के रूप में जो है विकसित हो जाते हैं और ये नलिका जो है धीरे धीरे आपके आगे बढ़कर जो है यहाँ बीजांड पे आ जाती है और बीजांड द्वार के द्वारा जो है ये भ्रूणकोश में जो है प्रवेश कर जाती है। तो पराग सबसे पहले परागकण बनते हैं, परागण क्रिया होती है। परागण क्रिया भी हम आपको बता चुके हैं कि नर के पराग कोश से परागकण और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। फिर परागकण जो है इनका अंकुरण होता है बच्चों। परागकण के अंदर जो केंद्रक होता है वो 2, एक वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। वर्धी केंद्रक जो है ये नलिका बना लेता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक 2 बराबर भागों में बट जाता है और नर युग्मक में प्रवेश करता है और उसको पराग नलिका कहते हैं। पहली जो है वो केंद्रक नलिका होती है और दूसरा जो होता है केंद्रक वो पराग नलिका में चला जाता है, उसको पराग नलिका कहते हैं जो नर युग्मक बनाता है। फिर इसके बाद ये पराग नलिका जो है ये बढ़ जाती है भ्रूणकोश में। देखिए यही पराग नलिका है, ये पराग नलिका बढ़कर जो है भ्रूणकोश में पहुंच गई। यहाँ पर बच्चों निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद जो है बीज और फल का निर्माण होता है। तो बच्चों इसके बाद देखिए जब निषेचन हो जाता है तो पुष्प जो है इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। वो क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों? देखिए 10th क्लास, जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो फूल में परिवर्तन होता है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये सब मुरझा कर या सूख कर गिर जाते हैं। बचता क्या है बच्चों? अंडाशय। यहाँ ये अंडाशय है, अंडाशय जो होता है ये फल में बदल जाता है और बीजांड जो होता है, बीजांड बीज में बदल जाता है। अंडाशय की जो भित्ति होती है बच्चों वो फल भित्ति बना लेती है, फल की बाहरी कवर, और जो अंदर अंड कोशिका होती है बच्चों, अंड कोशिका जो है भ्रूण बना लेती है तथा जो द्वितीय केंद्रक होता है वो भ्रूणकोश बना लेता है। इस प्रकार से जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो एक पुष्प के जो स्त्री केसर, मादा स्त्री केसर जो है, मादा जनन अंग जो है उसमें ये परिवर्तन होते हैं। बाहरी सारे भाग जो है सूख कर मुरझा कर गिर जाते हैं, केवल अंडाशय
बीजांड अंडाशय की भित्ति अंडकोश का द्वितीय केंद्रक बनते हैं, जो फल तथा बीज में बदल जाते हैं और नए पौधे के निर्माण में सहायक होते हैं। बच्चों 10th क्लास, आज आपने इतना ये पढ़ लिया है पौधों से संबंधित जनन क्रिया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। हमारे वीडियो को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देखें। बार बार आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं बच्चों, हमारे वीडियो चैनल को साइंस सिंप्लीफाइड बाय सुनीता शर्मा को जो यूट्यूब में, उसको आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों को भी बताइए बच्चों, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें और अपनी सब्जेक्ट की भरपूर नॉलेज को प्राप्त करें। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।